ठीक है। हाँ भाई, जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल भाई। तो मेरा नाम हिमांशु सोम है और मैंने आप लोगों को जीएस पढ़ाई है। जीएस में मैंने आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई है, हिस्ट्री पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। और आजकल हमारे चैनल पे लाइव चल रहे हैं 3 बजे क्या, सुपर मॉक, जिसमें सुपर मॉक 15 तक हमने कर लिए हैं। ये सुपर मॉक वो हैं जो कि मैं बार बार बोलता हूं, इन सुपर मॉक में आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, लेकिन जो इन सुपर मॉक में परेशान हुआ वो रियल एग्जाम में जाके परेशान नहीं होगा। ये बिल्कुल जैसा आपके पेपर में पेपर आएगा, ये बिल्कुल उससे 19-20 नहीं, ये उससे 21 है। अगर आपका इसमें स्कोर मान लो 25 में से अगर 15 आ रहा है तो रियल एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो बढ़ के आएगा, घट के नहीं आएगा। ये हमने अब तक कर लिए हैं कितने, 15। आज हमें 3 बजे करना था सुपर मॉक नंबर 16, लेकिन जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमारी एकेडमी में आज सम्मान समारोह है जिसमें यूपी एसआई के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। प्री मेडिकल कैंप भी है, तो हमारा जो स्टूडियो है वो बच्चों द्वारा कब्जा लिया गया था, तो मुझे अभी बस इसमें थोड़ा सा टाइम मिला है। ये आज का जो सुपर मॉक है ये मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं। आई होप ये बिल्कुल ही ऐसा इंपैक्ट करेगा जैसा आप लोग अपनी लाइव क्लासेस में डेली ले रहे हैं, और आप में से कोई भी बदमाशी शरारत नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग के पास एक एड ऑन फैक्ट का रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप आज ऊपर लिखेंगे सुपर मॉक नंबर 16, और जो जो चीजें आपकी गलत होंगी आप उनको नोट डाउन करते चलेंगे। ये जो आपका रजिस्टर है ये एंड में जाके आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से इसमें हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कल एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन क्यों नहीं ला रहे। हे भगवान, मतलब प्रभु कहां हो आप, आपका ध्यान कहां है। हर मॉक में स्पोर्ट्स का तो क्वेश्चन जरूर ही जरूर होता है। ठीक है, तो बालक कहां ध्यान है तुम्हारा। ये लो पहला क्वेश्चन फिर से स्पोर्ट्स का है। पहला क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे, ये है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के बारे में, जो कि इस बार होस्ट की गई थी कहां, गांधीनगर गुजरात में, इन द मंथ ऑफ मई 2026। ये स्टेटमेंट भाई साहब बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक इसलिए है क्योंकि हाँ, ये भारत ने होस्ट किया था कहां पे, गांधीनगर गुजरात में। ये बच्चों 6 दिन का इवेंट था। कितना, ये 6 दिन का इवेंट था। ठीक है, और ये गांधीनगर में होस्ट किया गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब देखो जरा दूसरा स्टेटमेंट देखो। पहली बात तो ये कि एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है ये मेन और विमेन के लिए दोनों के लिए है, लेकिन ये मेन के लिए शुरू हुई थी 1969 में और विमेन के लिए ये शुरू हुई थी बच्चों 1988 में। यहां से इनका प्रारंभ हुआ था। ये चीज आप लोग जान लेंगे इस पहले स्टेटमेंट से। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ज्ञानेश्वरी, बिल्कुल सही बात है भाई, ज्ञानेश्वरी यादव जो हैं उन्होंने इसमें मेडल जीता है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने भारत की तरफ से एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है इन द विमेंस 53 केजी स्नैच इवेंट। पहली बात तो ये समझो कि स्नैच इवेंट होता क्या है। वेट लिफ्टिंग में जब आप इसको ओवरहेड, बारबल होता है ना, बारबल को आप ऐसे उठाओगे और उसके बाद ओवरहेड जब ये इस तरह से जाता है तो ये स्नैच इवेंट होता है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ऐसा ये बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं बच्चों, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं, क्योंकि भारत के पास कोई भी गोल्ड है ही नहीं। ठीक है, भारत ने इस टूर्नामेंट में इंडिया के पास 10 मेडल हैं, लेकिन 10 मेडल में से सिर्फ एक क्या है, जो ज्ञानेश्वरी हैं, इन्होंने बच्चों इस कैटेगरी में सिल्वर जीता है, ना कि गोल्ड। तो हमारे पास एक तो गोल्ड है, ओ हाँ, एक हमारे पास क्या है, सिल्वर है, और बाकी का जो वेट लिफ्टिंग के जो हमारे पास मेडल हैं वो 9 बच्चों ब्रोंज हैं। 9 क्या है, ब्रोंज। अब अगर मैं इन ब्रोंज में भी आपको अगर बात बताऊं तो इन 9 ब्रोंज जो कि भारत में आए हैं वेट लिफ्टिंग में, इनमें से जो 3 ब्रोंज मेडल हैं वो अकेली जो एक महिला है जिनका नाम संजना है, नाम याद रखेंगे संजना, किस कैटेगरी में, 77 केजी की कैटेगरी में उन्होंने 96, 124 96 मतलब स्नैच में, 124 यानी कि क्लीन जर्क में, और 220 टोटल कैटेगरी में उन्होंने ये 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इनके पास ये 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया पहले नंबर पे कौन रहा है, चाइना। ठीक है, मैन में भी और विमेन में भी, दोनों कैटेगरी में पहले पे रहा है बच्चों, विमेन प्लस मैन दोनों में चाइना रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जैसे ही गलत होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, 2 यहां रहे, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। कोमल कोहार ओपन इंडियाज मेडल अकाउंट बाय विनिंग द फर्स्ट मेडल
फॉर द कंट्री इन द विमेंस 48 केजी कैटेगरी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तरीका यही रहेगा बच्चों। क्वेश्चन आप जैसे ही देखोगे वीडियो को पॉज करो, आता हो तो ठीक है उस पर टिक करो, और जो भी चीज आपको इसमें एक्स्ट्रा जानने को मिली हो उसे आप अपने एड ऑन फैक्ट में नोट करेंगे। ठीक है क्या भाई, इतनी बात? चलिए ठीक है। नेक्स्ट ये लो क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग द ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना, मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड। हिंदी में इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जो ज्ञानपीठ, ये जो पुरस्कार होते हैं ये किस चीज के लिए होते हैं? ये बच्चों भारत का ना हाईएस्ट, सबसे बड़ा और हाईएस्ट के साथ साथ सबसे पुराना, ओल्डेस्ट साहित्य के लिए यानी कि लिटरेचर के लिए ये सबसे बड़ा जो आपका अवार्ड है। ठीक है, सही बात है भाई। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो जॉइंटली कन्फर्ड अपॉन जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड गुलजार। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। दूसरा स्टेटमेंट देखो जरा, जो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है वॉज इंस्टीट्यूटेड कब से? 1961 से, एंड फर्स्ट अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड इन 1965 टू जी शंकर कुरूप। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि इसमें मिलता क्या है, कैश प्राइस कितने का है, तो याद रखना आप लोग कि भैया इसमें कैश प्राइस आपका 11 लाख रुपए का है, और 11 लाख रुपए के साथ साथ एक आपको स्टैचू मिलती है, किसकी? सरस्वती माता की। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं एग्जामिनर हूं तो देखो मैं इसमें तुम्हें किस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। क्या हो अगर मैं एक स्टेटमेंट में ये लिख दूं, क्योंकि हमने अब तक पढ़ा क्या है कि जी जहां पे भी ओनली आएगा स्टेटमेंट 99% गलत होगा, रटनी नहीं है, चीजों को समझनी है। अगर मैंने ये बात बोल दी कि जो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है ये सिर्फ लिविंग लिटरेचर को सेलिब्रेट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? और अगर मैं लगा दूं ओनली, तो भी ये स्टेटमेंट सही होगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये मरणोपरांत पोस्टमसली नहीं दिया जा सकता। ठीक है, पढ़ने के तरीके सिर्फ दो हैं, या तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू या तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चीजों को इस तरह से भी करके देख लिया करो बच्चों। ठीक है, तो ये सिर्फ लिविंग लिटरेचर को दिया जाता है, यानी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तीसरा, दामोदर माउजो वॉज द रेसिपिएंट ऑफ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका कैसे हो जाएगा? सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा? ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट थे। ठीक है, तो यानी कि हमारे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो दामोदर माउजो हैं ये किस भाषा से रिलेटेड हैं, ठीक है, अब ये अगर भाषा के लिए है तो 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज हैं उनमें से किसी में भी अगर आपने साहित्य में लाइफ टाइम अगर काम किया है तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये और हो सकती है कि जिस भाषा को ये अवार्ड मिल गया है उस भाषा को फिर अगले 2 साल तक उतना कंसीडर नहीं किया जाता, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बनी रहे, विभिन्नताएं बनी रहे। ठीक है, और दामोदर माउजो को आप लोग जानोगे कौन सी भाषा से? कोंकणी भाषा से। ठीक है, इन्होंने मेनली जो लिखा है बच्चों वो जो गोवा के लोग हैं, गोवा के लोगों के बारे में, गोवा के लोगों की जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, उस पर भी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा बच्चों आपका 1 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट ये लो, इसमें ग्रैंड स्लैम विनर्स की बात की जा रही है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम विनर्स की इसमें बात की जा रही है बच्चों। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, इसमें कोको और बारबोरा याद रखना, एक नाम है कोको, एक नाम है बारबोरा, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक कर लिया या एक स्टेटमेंट अगर तोड़ लिया तो स्पोर्ट्स के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फिर आप उनको एलिमिनेट करके ठीक कर सकते हो। देखो तीसरे स्टेटमेंट में यह बात कही गई है कि कोको वन द विमेन्स सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2024। हमने बात की हुई है कि ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं, कि जो 4 अवार्ड हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, जब वो एक ही साल में कोई एक इंडिविजुअल जीतता है उसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी बहुत सारा अच्छा डीप डिस्कशन किया हुआ है। यहां पे ये कहा गया है कि कोको ने जीता है विंबलडन ओपन 2024 का। ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है, क्योंकि जीता किसने है? बारबोरा ने। तो अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, कहना मैं ये चाह रहा था, तो ये काट देना, ये काट देना, ये काट देना, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज के एनालाइज करोगे स्टेटमेंट वाइज अगर हैं तो ऐसे स्टेटमेंट से आप उनको ठीक कर सकते हो। ठीक है,
अरण्या वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, सही है। और ईगा सिक्योर्ड द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2024, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात हुई, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हुई, और फिर बाद में आपके विंबलडन की हुई। इसी के लिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि हमने इस पे बात की हुई है। नेक्स्ट बच्चों ये देखो, जिसने दफ्तर सीरीज में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैंने पहले भी कहा है कि भाई इस बात में कोई संकोच नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन होगा आप वो शायद गलत करके आओगे, क्योंकि फैक्ट एक दो शायद छूट सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जो भी क्वेश्चन होगा दफ्तर सीरीज में, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो कंसेप्चुअल सवाल आपका कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी नाक ना भाई कटाना, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे कि जब एसएलआर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है, मनी फ्लो घटता है बढ़ता है, सिक्योरिटीज जब गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचता है तो क्या होता है, ये सब आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखो जरा, रेपो रेट ये वो रेट है एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। हे भगवान, ये उल्टा नहीं दे रखा, इसको बच्चों रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट में बैंक आरबीआई से पैसे लेता है, और जब आरबीआई को पैसों के साथ साथ ब्याज वापस देता है तो वो ब्याज किस परसेंटेज पे है, किस दर पे है, उस दर को रेपो दर कहा जाता है। तो आपका ये पहला स्टेटमेंट बच्चों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कैश रिजर्व रेशियो में रिड्यूस किया जाएगा, एन इंक्रीज, अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो ये कम कर देगा लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बच्चों कितनी अच्छी तरह से आपको ये बात समझाई गई थी कि दोनों ही सीआरआर भी और एसएलआर भी, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, वैधानिक रिजर्व है ये, और ये आपका कैश है। अब इन दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था कि ये वो एक अच्छा बैंक कौन सा है, मान लो किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं और उसने 100 के 100 ही आगे लोन पे चला दिए। एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ रुपए है और उसने लोन पे चलाए हुए हैं मात्र 60, 40 का रिजर्व है, तो ये 40 का रिजर्व जिसके पास है ये अच्छा बैंक है, ठीक है। तो एसएलआर और सीआरआर ये काइंड ऑफ रिजर्व रेशियोज है कि मान लो एक अगर 18 है, एक अगर 4 है, तो 18 4 22, तो अगर 22 करोड़ का रिजर्व है तो ये 78 करोड़ बैंक लोन में दे सकता है। अगर आप इनको बढ़ा दोगे, इनको अगर आप बढ़ा दोगे 22 से अगर ये 30 हो जाएगा तो मनी फ्लो कम होगा या नहीं, इसकी लैंडिंग कैपेसिटी घटेगी या नहीं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सीआरआर को बढ़ा दोगे बच्चों तो जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि ऋण देने की जो क्षमता है। तीसरा, एसएलआर कैन बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश के साथ साथ गोल्ड और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिल्कुल सही बात है, हमने इस बारे में भी बात की थी। आप लोग, क्योंकि आज रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आप यहां तक पहुंचे हो कमेंट करके जरा बताओ कि किसमें इंटरेस्ट मिलता है और किसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। यह कैश की फॉर्म में रखवाया जाता है किसके पास, आरबीआई के पास, और ये बैंक रखता है अपने ही पास। तो बताओ जरा किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये मैंने तुम्हें रटवाया नहीं था, है ना। अब इसमें जो स्टूडेंट ने इसको सिर्फ याद कर लेगा तो वो देखेगा कि जी एसएलआर में तो इंटरेस्ट होता है लेकिन सीआरआर में इंटरेस्ट नहीं होता, और जबकि एसएलआर कहां है, अपने ही बैंक में रखी हुई कोई चीज है। अरे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिससे वैल्यू बढ़ती है। अगर आपने अपने घर में नोट कैश अगर रखा हुआ है 1 लाख रुपए, तो वो साल भर के बाद भी 1 लाख ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड है, 1 लाख रुपए की अगर सिक्योरिटी है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि जी हाँ, इस पे इंटरेस्ट पेमेंट आता है। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि बैंक अपने आप को ही ब्याज देगा, ठीक है। तो जहां पे इस तरह से रटवाया जाता है उन जगह से थोड़ा सा बचिए और थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आइए लेके। जीएस बहुत लिविंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी बच्चों, तो हमारा आंसर होगा 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये लो, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑप्शन है और चारों के चारों ऑप्शन रिपीटेडली पूछे गए हैं, रिपीटेडली। ये देखो, समहर्थ क्या है, समहर्थ बच्चों चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू है। जितने भी तरह के जो टैक्सेस हैं, जो मॉडर्न एम्पायर में जितने भी तरह के टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस को क्या हो गया, अरे आप चले जाओ, है ना। ये देखो, यानी कि चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, जितने भी तरह के टैक्सेस हैं उन टैक्सेस के जो कलेक्शन का काम है बच्चों,
उन टैक्सेस के जो कलेक्शन का काम है वो समहर्थ का होता था। ये कितनी बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। शनिदत्ता, ये बच्चों चीफ ट्रेजर ऑफिसर है, जो जो मतलब सरकार का मतलब राजा का, जो राजा का जो चीफ ट्रेजर ऑफिसर है वो ये हुआ करता था, यानी कि शनिदत्ता चीफ ट्रेजर ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट राजूकास कौन से? ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जजेस थे। इनका जो उल्लेख है वो अशोका के एडिक्ट्स में भी है, अशोका के एडिक्ट्स में भी इसका जिक्र है। और जो आपका अंतपाल हैं वो बच्चों ऑफिसर्स हैंडलिंग जो के बॉर्डर एरियाज। अब देख लो जरा आंसर क्या हो जाएगा। 1 पे 2, 2 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 1। अरे 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 1 पे 2, 2 पे 1, लेकिन ये तो अब भी 1 पे 2, 2 पे 1, यहां भी है, यहां भी है। तीसरे पे भी जाना पड़ेगा। 3 पे 4, अब 3 पे 4 देख लो कहां है। 3 पे 4 भैया ये रहा, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ठीक है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और ये आपको रटे होने चाहिए एकदम। नेक्स्ट ये लो, शेरशाह सूरी के बारे में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। ये देखो, ही इंट्रोड्यूस अ स्टैंडर्डाइज सिल्वर रुपया, अरे क्या बदमाशी कर रहा है, रुपया एंड इशूड कॉपर दाम coins as part of his currency reforms। शेरशाह सूरी बच्चों रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, करेंसी रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं और इंट्रोड्यूस रुपया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, ही कंप्लीटेड एबोलिश्ड द जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये समझो आप जब्ती सिस्टम है क्या लैंड रेवेन्यू, इन्होंने ये एबोलिश किया था नहीं, इन्हीं से तो इंस्पायर होके जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे महाराजा तोदरमल, ठीक है, वो ये सिस्टम लेके आते हैं जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम ये है क्या? जब्ती सिस्टम ये है कि आपका जो भूमि है, बीघा जो आपकी जमीन है, बीघा के हिसाब से उसका सर्वे किया जाएगा, उसका सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद पिछले 10 साल में उसका एवरेज प्रोड्यूस क्या है, यानी कि लगभग कितनी खेती इससे होती है, और 10 साल के एवरेज के बाद आपसे टैक्स लिया जाएगा। इस सिस्टम को जब्ती सिस्टम बोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जितने भी हैं हमने वो क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे करने की कोशिश की है। तो दूसरा स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना फॉर रिलीजियस डिबेट्स। इबादत खाना इन्होंने नहीं, किन्होंने शुरू किया था? ये बच्चों अकबर ने शुरू किया था, ठीक है, अकबर ने शुरू किया था। कहां पे? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है बच्चों। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ही वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं एट द बैटल ऑफ चोजा 1539 में और 1539 में और 40 में शेरशाह सूरी से ये हार गए थे। शेरशाह सूरी मतलब हुमायूं से हार गए थे। अरे गलत स्टेटमेंट है, डिफीटेड बाय हुमायूं नहीं, हुमायूं को हराया था यहां भी, और 1 साल बाद कन्नौज में भी, 1 साल बाद कन्नौज में भी हराया था और हुमायूं को वहां से भागने पे मजबूर किया था। तो यह भी स्टेटमेंट गलत होगा। आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट ये लो, विच ट्रेडिशनल डांस ऑफ मिजोरम इज परफॉर्म टू सेलिब्रेट विक्ट्री इन वॉर, ठीक है। जो युद्ध में विजय का जश्न मनाने, या फिर अगर एक कोई सक्सेसफुल हंट या कोई सक्सेसफुल शिकार अगर होता था, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे? मिजोरम में। तो एसोसिएटेड बताओ इनमें से क्या है? कोडावा, चंबा। अच्छा देखो, चंबा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चंबा तो कहां का है? हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है, ठीक है। और कौन सा? दुमहल। दुमहल बच्चों वोटर ट्राइब है, कहां की? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो क्या बचा आपका? कोदवा। कोदवा तो बच्चों बताऊं कहां का है? बताओ कहां का है, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कोदवा कहां का है, अगर आप यहां तक आए हो तो आंसर आपका क्या बचा? सोलाकिया। आंसर आपका क्या बचा? सोलाकिया। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा मेरे को कोदवा कहां का है। ऑप्शन दो, के से कोदवा, के से कर्नाटका। हाँ भाई, के से कोदवा, के से कर्नाटका, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल हंट को या फिर विक्ट्री इन वॉर को मनाया जाता है सोलाकिया, कहां पे? मिजोरम में।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। इनिशियली ये ब्रिक था, लेकिन बाद में इसमें जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ये ब्रिक्स हुआ और अब ये ब्रिक्स प्लस इनिशिएटिव है। अब इसमें और भी मेंबर्स आ गए हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 4 मेंबर हैं आप उनको फाउंडिंग मेंबर से याद रख सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है was established during the 6th BRICS summit held as फोर्टलेजा ब्राजील 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्थान से एसोसिएटेड है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। भाई ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ये मेंबर स्टेट्स हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई चाइना में है, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, बिल्कुल ठीक है बात। द कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA was established by BRICS। अच्छा ये CRA है क्या, ये तो जान लो। कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट ये है बच्चों कि अगर ब्रिक्स का कोई भी जो मेंबर स्टेट है, अगर वहां बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है, BOP क्या होता है ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। BOP क्राइसिस जैसे कि जब भारत में 1991 के रिफॉर्म से पहले 15 दिन का सिर्फ हमारे पास बचा हुआ था रिजर्व डॉलर, तो उस टाइम पे जब ये रिफॉर्म्स लाए गए थे, ऐसी ही स्थिति को हम BOP क्राइसिस बोलते हैं। तो जब BOP क्राइसिस होता है, उस BOP क्राइसिस में हेल्प करने के लिए अपने मेंबर स्टेट के लिए ये ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स का CRA होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि बच्चों 1, 2 एंड 3 आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये आपके पास अधिकार है प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया था कि डिटेंशन और अरेस्ट 2 तरह से हो सकता है। एक होता है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब कि जब किसी ने कोई क्राइम कर दिया हो, और एक होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन पे बहुत कम ऐसे न्यू डेमोक्रेटिक देश हैं जिन्होंने लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, यहां पर क्राइम हो चुका है इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है। प्रिवेंटिव में भी क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन इनमें क्षमता है अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपनी पब्लिक अपीयरेंस से कि ये शायद कोई क्राइम करा सकते हैं। या फिर जैसे कि इसका रीसेंट एग्जांपल बहुत अच्छा था कि जब पिछले साल जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था तो गीता फोगाट को उनके घर पे ही अरेस्ट कर दिया गया था, यहां पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर वो यहां पर आ जाएंगी तो शायद जो ये माहौल है ये बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये यानी कि यहां पर क्राइम नहीं हुआ है, ये बस प्रिवेंट करने के लिए होता है। ये सब आर्टिकल नंबर 22 में है। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। बिल्कुल सही बात है। मान लो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने अगर किसी को उठाया है, हिरासत में अगर लिया है, तो उसको जज के सामने पेश करना पड़ेगा। अब अगर जज के सामने बच्चों पेश करना पड़ेगा तो इसमें जर्नी टाइम एक्सक्लूडेड होता है, नहीं जोड़ा जाएगा। 6 घंटे अगर रास्ते में लगेंगे तो वो 6 घंटे नहीं जोड़े जाएंगे। एग्जामिनर इस पे खेल जाता है इंक्लूडिंग टाइम करके, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है बच्चों, प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो वहां के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं उनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रखा गया था। अब संविधानिकली ये है कि आप 3 महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन पे नहीं रख सकते, अनलेस एंड अनटिल जो एडवाइजरी बोर्ड है वो आपको इससे ज्यादा की अनुमति दे। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि बच्चों दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट, ये लो, गिफेन गुड्स और वेबलन गुड्स। क्या हमने इस बारे में बात नहीं की है? देखो, अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो ऐसा हो सकता है कि उस चीज की डिमांड गिर जाए, लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन होता है आपके ये 2 तरह की वस्तुएं। एक का नाम होता है गिफेन गुड्स और एक का नाम होता है वेबलन गुड्स। कि अगर प्राइस बढ़ भी रही हैं इनकी, तो भी डिमांड उतनी ही रहेगी या बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया था महंगी घड़ियां
फॉर्च्यूनर जब 25-30 लाख रुपए की थी तब भी लोग खरीद रहे थे, अब 50 लाख की है तब भी खरीद रहे हैं। डिफेंडर 2 करोड़ रुपए की थी, लोग खरीद रहे थे, अब जो रिसेंट मॉडल आया है वो 3 करोड़ रुपए का आया, लोग खरीद रहे हैं। आईफोन 16 17 था शायद, है ना, ये जब लॉन्च हुआ था, अब जब 18 लॉन्च होगा तो लोग लॉन्च होने से पहले वेट कर रहे होंगे इसको खरीदने की, यानी कि प्राइस बढ़ते हैं फिर भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे गुड्स होते हैं बच्चों लग्जूरियस गुड, ऐसे होते हैं लग्जूरियस गुड्स जिनको हम वेबलेंट गुड्स बोलते हैं। गिफन गुड्स भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसमें अंतर ये होता है ये असेंशियल गुड्स होते हैं। असेंशियल मतलब कि ये जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि अगर कोई कैंसर को सेव करने के लिए अगर कोई इंजेक्शन 10,000 का पिछले साल था, इस साल 20,000 हो जाएगा, तो लोग लगवाना बंद कर देंगे क्या? नहीं भाई, वो लाइफ सेविंग ड्रग है, लगवाया जाएगा। और बेसिक सा एग्जाम्पल, नमक मान लो, नमक अगर 10 रुपए से 15 रुपए भी हो जाएगा तो भी लोग उतनी ही मात्रा में खाएंगे, ऐसा नहीं है कि कम खाने लगेंगे या खाना छोड़ देंगे। ठीक है, अब देख लो जरा, गिफन गुड्स ये वायलेट करते हैं किसको? लॉ ऑफ डिमांड को। बिल्कुल सही बात है, ये वस्तु मांग के नियम का उल्लंघन करते हैं। रीजन देख लो, ऐसे स्टेटमेंटों में पहले ये देखा करो कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है फिर ये देखा करो कि दूसरा पहले से कनेक्टेड है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया कि भाई बच्चों आज तुम्हारी 3 बजे क्लास लाइव ये जो होनी थी ये नहीं हो पाई, और इसका रीजन ये है क्योंकि गांव में हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया। तो कोई सेंस है इस बात का? हाँ, भैंस ने दूध नहीं दिया, लेकिन इसका क्लास से कोई लिंक नहीं है, तो इसमें फिर ऐसा कहा जाए कि जी क्लास लाइव इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ पे आज इवेंट था, तो इसलिए रिकॉर्डेड आ रही है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अब ये देख लो कि गिवन गुड्स के मामले में डिमांड इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेज बिकॉज इनकम इफेक्ट आउट वेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। गिवन वस्तुओं के मामले में कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है क्योंकि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावी हो सकता है। दोनों के दोनों ठीक है, और ये आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स समझो। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जैसे कि मान लो ये बटन है, ये बटन अगर कहीं पे बनाया जा रहा है किसी फैक्ट्री में तो ये फाइनल गुड नहीं है, ये कंजप्शन के लिए। अरे मैं क्या बटन पहन के आऊंगा क्या क्लास लेने? फाइनल प्रोडक्ट हो तो पहन के आऊंगा, टी शर्ट को, शर्ट को। समझते हो बात को? नहीं तो ऐसे ही गाड़ी का, जैसे मान लो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टायर्स है, वो इंटरमीडिएटरी है गुड्स। टायर कभी अकेला मतलब सड़क पे चल सकता है क्या बिना गाड़ी के? ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ये ऐसे गुड्स होते हैं जो इनपुट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। बिल्कुल सही बात है भाई। कैपिटल गुड्स are durable goods used in production that do not get transformed into फाइनल प्रोडक्ट। ये जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वे टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब, अब आप इसको पैसे के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो और मशीनरी के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो। मशीनरी जो इन प्रोडक्ट्स को बना रही है। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। अरे ये फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, ना कि उसमें। ठीक है, तो यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, एलिफेंटा केव्स कहां है? अरे बहुत फेमस है भाई साहब, महाराष्ट्र में है। यहां पे रॉक कट टेम्पल्स हैं या नहीं? ये रॉक कट टेम्पल्स के लिए फेमस है बच्चों। ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर। अरे भीमबेटका तो तुमने पैलियोलिथिक वाले पीरियड में पढ़ा है या नहीं? पैलियोलिथिक पाषाण काल में, प्री हिस्ट्री। यहां पे आपको ऐसी ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं या नहीं जिन पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि हंटिंग की जा रही है टूल्स से, हंटिंग। ठीक है, तो ये भीमबेटका कहां है जरा बताओ? अरे भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है बाल को। उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी। हम्पी का तुम्हें कुछ याद आता है? हम्पी कहां पे है? अरे हम्पी को याद रख लेना, विजयनगर एम्पायर से। विजयनगर एम्पायर के जो रिमेन्स हैं वो हैं यहां पे। ठीक है, और रानी का वाव यानी कि जो स्टेप वेल है, स्टेप वेल से याद रख लेना बच्चों। अब ये देख लो जरा कि एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में, पहले पे दूसरा कहां है? पहले पे दूसरा या तो यहां है या तो यहां है, तो इसे काट दो और इसे काट दो। अब बी पे देख लो क्या है? बी पे 1, बी पे 1। अरे 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 अरे, ये तो भाई साहब देख रहे हो कि 2 ऑप्शन के बावजूद भी आप चीजें एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। अब सी पे या तो 3 है या तो 4 है, या तो ये गुजरात है और या तो ये कर्नाटका है। हाँ भाई, अरे अगर लाइव क्लास होती तो मैं पूछता रहता हूं कि भाई चीजें समझ मतलब
बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। पर कोई बात नहीं, बताओ तुम लोग जरा। पानी पी लूं मैं जरा, दो घूंट। ठीक है। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एंड हम्पी, अरे विजयनगर एम्पायर अगर पढ़ा है तो तुम्हें उससे चीजें ध्यान आएंगी या नहीं। ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि बच्चों आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए। ठीक है, नेक्स्ट ये लो, कौन से आर्टिकल के अंडर मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका बच्चों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अभी रिसेंट 2026 का जजमेंट है, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझेंगे इसको। ये ना प्राइमरीली ये ना स्कूल्स के लिए दिया गया था कि स्कूल्स में, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, उसमें जो टॉयलेट्स हो वो हाइजीनिक हो, है ना, टॉयलेट साफ सुथरे हो, टॉयलेट सेपरेटेड हो गर्ल्स के और बॉयज के, और सैनिटरी नैपकिन्स के लिए भी कहा गया था, सैनिटरी पैड्स के लिए भी कहा गया था। ठीक है, तो ये याद रखना केस, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद, मासिक धर्म स्वास्थ्य जो है उसको मौलिक अधिकार बताया गया है, किसके अंडर। अरे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है बच्चों, इसके अंदर कैसे आ सकता है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम है, इसके अंदर कैसे आ सकता है। आर्टिकल 23 तो आपका ये फिर वो हो जाएगा, है ना, चाइल्ड लेबर वाला 24th है, 23rd आपका फोर्स है लेबर, तो ये भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें जो भी आती हैं आर्टिकल 21 के अंडर आती हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा मेनका गांधी केस, राइट टू स्लीप इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। अगर आप सो रहे हो और कोई आपकी अगर नींद पूरी नहीं होने दे रहा, अब आप अगर ये कहने लगो कि सर मुझे तो अपनी महिला मित्र या उसकी वजह से अगर नींद नहीं आती तो उस पर भी मैं केस कर दूंगा, तो ये तो फिर मतलब दूसरे वाली बात हो गई। ठीक है, आप जो दिल का काम है आप उससे काम थोड़ा ज्यादा ले रहे हो। दिल का काम सिर्फ इतना है टू पंप ब्लड, लेकिन तुम्हें दिल में अगर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, गड़गड़ाहट, सनसनाहट, फड़फड़ाहट, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो आप दिल को ओवरलोड किया हुआ है आपने। आंसर है आपका ए, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बताओ जरा कितनी बार ये मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसमें तुम्हें बताया था कि इसमें एम्बलम से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या तुम्हें याद है कि चोल टाइगर होते हैं, इस तरह से कोई बात बताई गई थी। ठीक है, चोल टाइगर, यानी कि फर्स्ट पे बी देख लो भाई साहब कहां है, फर्स्ट पे बी या तो ए में है या तो सी में है, तो दो ऑप्शन तो मैंने आपके ऐसे ही काट दिए। ठीक है, तो दो ऑप्शन जब मैंने आपके ऐसे ही काट दिए बच्चों, तो बचा क्या, सेकंड पे देख लो क्या है। सेकंड पे जो आपके 6 रास थे, बो एंड एरो। अब सेकंड पे सी देख लो कहां है, सेकंड पे सी ये रहा, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये। और थर्ड पे है ये पांडे यानी कि फिश। ठीक है, चोर शेर पांड्याज इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। ये लो भाई, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा भी इन्होंने ही लिखी और एने अकबरी भी इन्होंने ही लिखी है। बिल्कुल सही बात है। दोनों में अंतर क्या है बच्चों, अंतर इतना सा है कि अकबरनामा को आप मानो कि अकबर की बायोग्राफी टाइप, अकबर के जीवन के बारे में ज्यादातर चीजें इसमें मतलब फोकस्ड है, और एने अकबरी है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एम्पायर के बारे में, शासन प्रशासन, इस टाइम की सामाजिक, इस टाइम की राजनीतिक कंडीशन जो है ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके बारे में बात की गई है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। राजा तोदरमल इंट्रोड्यूस द दहशाला या फिर जब्ती सिस्टम। अरे बताया है नहीं कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे ये जिन्होंने ये दहशाला सिस्टम लेके आए थे। दहशाला मतलब जो 10 साल का एवरेज प्रोड्यूस है वो उसके हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा, और ये टैक्स फसल में नहीं, ये कैसे लिया जाएगा आपसे, कैश में लिया जाएगा। यूनिट क्या रखी हुई है, बीघा के हिसाब से रखी हुई है, लैंड का पहले सर्वे किया जाएगा। जो ये फैजी हैं ये अबुल फजल के ही भाई हैं, अबुल फजल के ही भाई हैं। ये पोएट हैं, ये पर्शियन स्कॉलर हैं, ये पर्शियन स्कॉलर हैं। ठीक है भाई, इतनी बात। वॉज अपॉइंटेड एज अकबर्स कमांडर इन चीफ। हे भगवान, एक पोएट आदमी को कमांडर इन चीफ बोल रहे हो,
और लेट द मुगल आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कितना फेमस है ये। अगर बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन्होंने किया था तो फिर राजा मानसिंह कहां थे? फिर राजा मानसिंह कौन थे फिर भाई, है ना? ठीक है, तो मानसिंह लीड कर रहे थे, है ना? अरे हल्दी घाटी तो बहुत फेमस है, पता है ना तुम्हें? पता है या नहीं? कमेंट करके बताओगे क्या? चलो देखते हैं रिकॉर्डेड वाले बच्चे कितना सीरियसली लेते हैं इसको। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में जरा बताना कि अगर एक साइड पे मानसिंह थे तो मानसिंह अगर कमांडर हैं तो किसके अंडर कमांड कर रहे हैं ये बताना, और दूसरा कि दूसरी साइड कौन सी थी और फिर ये किस युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि तीसरा स्टेटमेंट बच्चों गलत है। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। नेक्स्ट ये लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अरे भाई ये डांडी मार्च, ये मैंने पहले भी कहा है कि एग्जामिनर जो है वो बहुत ऑब्सेस्ड है इस वाले टॉपिक से। इसमें गांधी जी की कितनी थी डिमांड? 11 डिमांड थी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना गांधी इरविन पैक्ट से। इरविन वाले पैक्ट में जो डिमांड थी वो 9 थी। कितनी थी? 9। ठीक है, इसी के चलते फर्स्ट आरटीसी में आईएनसी नहीं पहुंच पाए थे। इट बिगेन विद दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल 12 मार्च से 6 अप्रैल तक थी ये। गांधी इरविन पैक्ट 1931 लेड टू सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट। हाँ, इसी में जब गांधी जी की 9 में से 7 डिमांड मान ली गई थी तो उसके बाद गांधी जी ने भी ये कहा था कि जी जो सेकंड आरटीसी गोलमेज सम्मेलन है उसमें आईएनसी पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है ये भी। तीसरा, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, नेग्लिजिबल, गलत। अरे भाई साहब, विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया था, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी में तो आपको दिखाई देती है सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, 1900 ये पहली इंडियन प्रेसिडेंट, और पहली प्रेसिडेंट अगर विमेन पूछ ले तो वो है फिर एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट बच्चों गलत है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही बात है भाई साहब, जो नगारा स्टाइल है, नगारा स्टाइल मतलब नॉर्थ इंडिया। भाई साहब कितनी बार बता दिया मैंने तुम्हें, अब तो गलती मत कर देना। एक दिन पूरा टाइम लेके 10 मिनट इस टेंपल आर्किटेक्चर पे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इन नगारा स्टाइल द अमालका इज लोकेटेड अबव द शिखर। जैसे यहां पे शिखर होता है, ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ऐसे ही बच्चों द्रविडियन में इसको क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान। मान लो यहां पे श्राइन है ना, मेन श्राइन के ऊपर जो ये इस तरह से जो ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में होता है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अरे फिर यहीं पे तो होता है कलश। ठीक है, डिसलाइक शेप और उसके ऊपर फिर कलश। द्रविडियन स्टाइल टेम्पल जो हैं, जो टर्म विमान है वो रेफर किया जाता है एंट्रेंस गेटवे पे। एंट्रेंस गेटवे को गोपुरम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। विमेन क्या है? ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इस तरह से जो होता है ना मंदिर, उसको विमान बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ये लो, क्या ये हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है बच्चों कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि ओरिजिनल के साथ साथ याद रखना बच्चों एक्सक्लूसिव। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, ओरिजिनल का मतलब सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और एक्सक्लूसिव का मतलब कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब सेंटर की लड़ाई होती है किसी स्टेट के साथ, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आती है। ठीक है, उसके बाद अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या होता है बच्चों? जब अपील करते हुए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जब आप इस तरह से अपील करते हुए जाते हो, इसको अपीलिएट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। जब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या आप लोगों को याद नहीं है कि भाई ये तो बहुत ही आसान है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 में ही आएगा, तो 3 पे 3 देख लो कहां है, सी पे 3 देख लो जरा कहां है, सी पे 3 यही है, तो आंसर देख लो यही होगा। अरे एडवाइजरी मतलब कि मान लो जब प्रेसिडेंट अगर सलाह ले रहे हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से, तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है वो कभी कभी बाइंडिंग होगी और कभी कभी नॉन बाइंडिंग होगी। क्या कुछ याद आ रहा है? मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर बात क्वेश्चन ऑफ लॉ की है तो प्रेसिडेंट को इनकी बात ये
प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है वो बात मान भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि एडवाइस कैसी हुई कि जी नॉन बाइंडिंग। लेकिन अगर सलाह ली गई है यूपीएससी के बारे में तो वो सलाह माननी पड़ेगी, यानी कि कैसी सलाह हुई, बाइंडिंग। तो याद रखना कि एक होती है बाइंडिंग एडवाइस यूपीएससी वाली और एक होती है नॉन बाइंडिंग एडवाइस। आंसर हम यहीं पे देख लेंगे जी, सी पे तो ये आ रहा है, तो यानी कि ए पे 2 ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपका ये रहा, बी पे 4 यानी कि अपीलिएट आपका ये रहा, सी पे ये रहा और रिव्यू पावर आपकी 137। ठीक है, अरे आंसर मतलब ए है। ठीक है, रिव्यू पावर का मतलब कि अपने ही डिसीजंस को ठीक साबित कर सकती है, सुधार कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, हाँ भाई, रिगार्डिंग इंसोलेशन एंड एल्बिडो, ये आपने सुना होगा या नहीं कि मान लो ये सूरज है, सन है और ये अर्थ है, तो बच्चों जो भी इंसोलेशन आती हैं, जो भी सनरेज आती हैं, धरती उनको थोड़ी देर रखने के बाद उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ये कंसेप्ट आपने एल्बिडो का ज्योग्राफी अगर पढ़ी है तो पढ़ा होगा। जब भी किसी हॉट बॉडी से कंपैरेटिवली कोल्ड बॉडी पे अगर रेडिएशन आती है तो हॉट ये है और कंपैरेटिवली ये है। जैसे कि मान लो हॉट मैं हूं, अगर मैं हॉट हूं, मान लो क्या, मान लो यार हॉट हूं, अब मान लो अगर हॉट से अगर रेडिएशन कंपैरेटिवली कोल्ड पे जाएंगी तो ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होंगी। कैसी? शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होंगी। अर्थ रिसीव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ सोलर रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है भाई। और ये इसको फिर थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है, क्योंकि जिससे धरती बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी ना हो जाए। सेकंड कंसेप्ट ये रहा आपका एल्बिडो का। ये मेजर है रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ सरफेस। कौन सा सरफेस ऐसा है जो कितना रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई। फ्रेश स्नो जो है उसकी लो एल्बिडो होती है। अरे गलत, फ्रेश स्नो की तो वन ऑफ द हाईएस्ट होती है। वन ऑफ द हाईएस्ट क्यों? समझो आप, एटमॉस्फेयर में क्लाउड की और सरफेस में फ्रेश स्नो की, जो भी चीज व्हाइट होगी वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियां जब ज्यादा होती हैं तो लोग काले कपड़े पहनने से बचते हैं, क्योंकि अगर हीट है तो काली चीज हीट को एब्जॉर्ब करती है और व्हाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए सर्दियों में ज्यादातर व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी फॉर ह्यूमन। आर्टिफिशियल किडनी, अरे बच्चों जिसको डायलिसिस बोलते हैं, हेमोडायलिसिस, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी लगा दी जाती है। किडनी का काम क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना। हमारा जो ये सिस्टम है शरीर का, ये कंटिन्यूअसली कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूरिया, यूरिक, है ना। तो ये जब वो प्रोड्यूस करता है तो इस डायलिसिस में इसका काम होता ही क्या है कि ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से हटाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 ये रहा। हेमिस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हेमिस जो है बच्चों नेशनल पार्क, वो लद्दाख का है। कहां का? लद्दाख का। और ये क्या है? यहां पे बच्चों स्नो लेपर्ड बहुत पाए जाते हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क किस चीज से? एरिया के हिसाब से। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। और दूसरी चीज ये बच्चों कि ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और यहां पर स्नो लेपर्ड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। यानी कि पहले पे तीसरा देखो जरा कहां है, ये काट दो, ये काट दो। जिम कॉर्बेट जो है ये 1936 में, आजादी से भी पहले किसी और नाम से, तो ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग 1936 है, 39 भी शायद हो सकता है ना, एक आधा ईयर ऊपर नीचे ट्विस्ट हो सकता है भाई। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट कि हाँ, जब इतने सारे इफेक्ट होते हैं तो ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, तो उसको आप मैनेज कर लिया करो, है ना। बाकी अगर कुछ होता है तो मैं अगले दिन आके करेक्शन करा ही देता हूँ। 1936 में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, यानी कि बी पे 1, बी पे 2, तो आपका आंसर ये रहा। सी पे 2 काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये बच्चों फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कहां का? लोकतक लेक, याद आया? लोकतक लेक, मणिपुर। ठीक है लखन भाई, रिकॉर्डेड में जाएगी ये वीडियो आज वाली। ठीक है, नेक्स्ट काजीरंगा जो है, यहां पे वन हॉर्न रिनोज है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि डी पे 4, तो आंसर आपका हो जाएगा ये।
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैग। कैग के लिए आप लोग आर्टिकल्स जानते हैं, 148 से स्टार्ट होते हैं, 149, 150, 151 तक हम इसको पढ़ते हैं, और ये अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। भाई साहब, कौन सी सेंटर की ऐसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं? क्या बिल्कुल क्या 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 हमको पागल समझे हो क्या? तो यहां पे क्या आंसर आएगा? प्रेसिडेंट आएगा। तो ये स्टेटमेंट, सेंटर की सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां प्रेसिडेंट करते हैं, और जो स्टेट की होती हैं उनको गवर्नर करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, टेन्योर इनका 6 साल होता है और अप टू 65 ईयर। टेन्योर इज 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। आहा, यहां पे कुछ तो खेला किया है इन्होंने, 6 साल और 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे अगर ये 5 करते ना, तब ये क्वेश्चन ठीक होता है। क्योंकि 6 और 65 तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो अगर ये ठीक है, और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड ऑडिटर ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, फिर तो ये भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है फिर तो, क्योंकि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ही तो बोला जाता है इनको। जैसे कि यूपीएससी को क्या बोला जाता है? वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। जैसे कि फाइनेंस कमीशन को क्या बोला जाता है? बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, है ना। तो ऐसे ही बच्चों, इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है, और ऑडिट करते हैं अकाउंट यूनियन के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सी स्टेटमेंट ठीक होगा। लेकिन यहां पर आप इसको फिर 6 को काट के 5 कर देना, क्योंकि जितनी भी संवैधानिक बॉडीज हैं उन सबका जो कार्यकाल है वो ऐसे ही है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। टेन्योर इज 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो या तो आप इसको मान सकते हो कि जी ये स्टेटमेंट तब ठीक होता अगर ये पूरा लिखा होता, विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि 2 स्टेटमेंट तो ठीक नहीं हो सकते। इसमें ओनली आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कंपैरेटिवली जो आपका सही आंसर है वो बच्चों इसका सी हो जाएगा। 6 और 65 भी डेटा बिल्कुल सही है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, जोजिला पास। अरे जोजिला पास को तो भाई सब जानते हैं, है ना। जानते हैं नहीं कि जोजिला पास तो भाई साहब आपका किस रीजन में है? श्रीनगर और कारगिल में है। यानी कि ए पे 2 देखो कहां है, ए पे 2 यहाँ है, ये काट देंगे, ये काट देंगे हम। हाँ, शिपकिला ये भी हम जानते हैं, ये कहाँ है बच्चों? ये आपका हिमाचल में है, यानी कि बी पे 3 है। अब बी पे 3 यहाँ नहीं है, तो बी पे 3 यहाँ है, तो सी पे हो जाएगा 1। नथुला आपका सिक्किम और तिब्बत, और लिपू लेक आपका हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल फोक डांस घूमर, कंसिडर द फॉलोइंग। घूमर जो ओरिजिनली है वो परफॉर्म किया जाता था जो भील वुमेन है बिफोर बीइंग एडॉप्टेड बाय द राजपूत कम्युनिटी। राजपूत कम्युनिटी से पहले जो भील वुमेन थी उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। भाई साहब बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जो घूमर है ये इंस्क्राइब्ड है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल। राजस्थान का जो बच्चों घूमर है वो यूनेस्को के इंटेंजिबल में इंक्लूडेड नहीं है। कौन सा है राजस्थान का? हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया इंक्लूडेड है, ना कि घूमर। ठीक है, तो घूमर नहीं है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हमने शायद लगभग 1 घंटे में ही कंप्लीट कर ली, है ना। रिकॉर्डेड में ये थोड़ा सा एज हमें मिल जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रीजन। जो धानश्री है वो, अरे ब्रह्मपुत्र क्या हमें याद नहीं है क्या कि जब ये ऊपर चाइना से जब आती है तो इसको यारलुंग जांगपो बोलते हैं। ये इंडिया में एंटर होती है योंगयाप पास से। अरुणाचल में जब ये एंटर होगी तो वहीं पे, है ना, जो ट्रिब्यूटरीज हैं शुभांश्री, धानश्री, है ना, और कामेंग, लोहित, ये सब जो इनकी हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, रेडाक, जुलढाका। ठीक है, अब देखो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक आप कैसे याद रख सकते हो कि जो भी इसका मूवमेंट है, मान लो इसका मूवमेंट इस तरह से है, तो जो भी इधर से आएंगी वो लेफ्ट बैंक और जो इधर से आएंगी वो राइट बैंक। अब अगर ऊपर से अगर इस तरह से आ रही है तो ये लेफ्ट बैंक हो जाएंगी और ये राइट बैंक हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट जो धानश्री है वो गलत है, राइट बैंक नहीं है बच्चों, ये कैसी है? लेफ्ट बैंक है। दूसरा, मजूली, याद है तुम्हें मजूली कहां पे? असम। is one of the world largest inhabited river island located on the ब्रह्मपुत्र रिवर। बिल्कुल सही बात है। द लोहित, जो लोहित है ट्रिब्यूटरी, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो पहला अगर गलत है तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि
3 बजे हमारे चैनल पे आकाश सर की भी क्लास हो रही है, जो कि रेलवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ग्रुप डी की वो क्लास है। तो मैराथन वो क्लास है, तो उससे अगर हमारी क्लास वो इस तरह से हॉल्ट अगर हो रही है, या फिर किसी भी तरह से अगर वो नेगेटिवली अगर इम्पैक्ट हो रही है, तो ये रिकॉर्डेड है वीडियो, है ना। इस पे आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो फिर जो आगे की वीडियोज है ना, वो मैं फिर आपको इस तरह से रिकॉर्डेड में ही प्रदान करने की कोशिश करूंगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास कैसी रही? आज का स्कोर क्या रहा आपका 25 में से? और इसके साथ साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि भाई संडे में मेरी कोशिश है कि अगर चैनल अगर खाली रहा तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का मैं वन शॉट लूंगा, और अगर चैनल खाली ना रहा तो फिर उसका तरीका क्या है? उसका तरीका फिर यह है कि फिर वो आपको रिकॉर्डेड में 5 से 6 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों को पता है कि मैं कमेंट आपके कंटिन्यूअसली पढ़ता हूं, तो अगर फिर ऐसा है कि यार अगर हिस्ट्री का वन शॉट ही अगर देना है तो फिर मैं सोच रहा था कि सारा ही एक साथ दे दूंगा ना, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस जो होती हैं बच्चों वो थोड़ा सा रिकमेंडेशन में थोड़ी सी अच्छी जाती हैं, और बाकी तो आप लोगों के ऊपर है बात। अगर इसी बार मुझे मिल जाता खाली स्लॉट तो मैं इसी बार आपकी मैराथन ले लेता, है ना, बट थोड़ा सा टाइमिंग का चैनल का इशू आ रहा है। तो कैसी रही ये क्लास, है ना? रिकॉर्डेड मेरी जो क्लास है वो बहुत टाइम बाद आ रही है, तो आपका जो रिस्पांस है इस पे वो बहुत अच्छा, बहुत ठीक ठाक आना बहुत अनिवार्य है। हम जाने जाते हैं कि हमारी क्लास पे कमेंट बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो आप अपना बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक छोड़ के जाएंगे कि ये रिकॉर्डेड में आपके लिए क्लास कैसी रही। भाई क्लास ना होने से तो अच्छा ही है, अब ये आपकी क्लास अगर कल होती तो उससे तो अच्छा ही है कि एक क्लास आपको आज मिल जाएंगी। तो अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक जरूर छोड़ के जाना। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पाइपलाइन में है, होशियार होने पे ध्यान दीजिए, बाकी सब हवा है बदलती रहेगी। दिस इज मी हिमांशु सोम साइनिंग ऑफ, टाटा। चलो